हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीसी अकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रोनाउन के उन 5 रूल्स के बारे में जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे गए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन रूल्स को आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा। ये चूँकि पार्ट 1 है, इसके बाद इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें बाकी के रूल्स बताएंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ 5 रूल्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको देखना है। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं रूल नंबर 1 को। तो देखिए, रूल नंबर 1 कह रहा है कि लेट हो, लाइक हो, बिटवीन हो, बट हो, एक्सेप्ट हो या कोई भी प्रीपोजिशन हो, इनके बाद हमेशा जो है प्रोनाउन जो आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। ऑब्जेक्टिव केस मीन्स ये होता है, जैसे आई है सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मी। जैसे वी है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, तो इसको कहते हैं सब्जेक्टिव, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इन वर्ब्स के बाद या इन प्रीपोजिशन के बाद या हम कह सकते हैं जितने भी वर्ड्स आपके सामने लिखा है लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट, इन सब के बाद जो प्रोनाउन यूज होता है वो ऑब्जेक्टिव केस का होता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 और 4 देखिए क्या कह रहा है। लिखा है लेट आई डू दिस वर्क। तो देखिए लेट के बाद आई लगा है तो ये क्या है, गलत है। क्या करना होगा यहाँ पर, लेट मी। क्लियर हुआ, क्योंकि लेट के बाद क्या लिखा है, सब्जेक्टिव केस। यहाँ पर होना क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। आई का क्या हो जाएगा, मी। बात करते हैं सेकंड सेंटेंस की। लिखा है देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन सी एंड आई। तो देखिए बिटवीन के बाद सी एक सब्जेक्टिव केस है और आई भी क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है। तो सी के लिए हम कर देंगे हर और आई के लिए कर देंगे मी। तो ये सेंटेंस हमारा तब जाकर के सही होगा। क्लियर हुआ। थर्ड सेंटेंस की बात कर लें। लिखा है ही लव्ड एट मी। यहाँ पर आई लिखा हुआ है तो होना क्या चाहिए, मी होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि एट एक क्या है, प्रीपोजिशन है। क्लियर हो गया ये भी। तो हम बात करते हैं फोर्थ सेंटेंस की। लिखा है एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट। अब देखिए एक्सेप्ट के बाद मैंने कहा था क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इन चारों एग्जाम्पल से आपको रूल नंबर 1 कुछ क्लियर हो गया होगा। आप इसको याद कर लीजिए। आप बिल्कुल भूलिएगा मत कि ये ऐसे वर्ब्स हैं और कुछ प्रीपोजिशंस, जितने भी प्रीपोजिशंस हैं उनके बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो चलिए अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। तो रूल नंबर 2 है कि एज के बीच अगर पॉजिटिव डिग्री आ रहा है, ठीक, और या फिर देन हो, तो एज और देन के बाद जो प्रोनाउन यूज होगा वो हमारा नॉमिनेटिव केस में होगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव केस दिया होगा, हमें करना होगा नॉमिनेटिव केस। देखने में सेंटेंस सही लगता है पर वो गलत होता है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, तीनों में देखिए क्या गलती है। लिखा है ही इज एज फास्ट एज मी। तो यहाँ पर देखिए एज के बाद मी नहीं होगा, मी एक ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा, आई। तब जाकर के ये सेंटेंस आपका क्या होगा, सही होगा। बात करें दूसरे सेंटेंस की। तो लिखा है ही रन्स फास्टर देन हिम। तो देखिए देन के बाद हिम नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक, तो ही रन्स फास्टर देन हिम। तो आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर भी सब्जेक्ट हो गया ही और यहाँ पर मैंने हिम लिखा था। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हिम को हटा कर लिख दें हर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। तो यहाँ पर सी कर लीजिए, कोई लड़के की तुलना हम लड़की से कर दे रहे हैं तो ये करेक्ट है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि होगा सब्जेक्टिव केस ना कि ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, फिर थर्ड सेंटेंस में देखिए लिखा है आई नो यू एज मच एज हिम। तो देखिए यहाँ पर हिम नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, उसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही। क्लियर हुआ। तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में यही देखने को मिलता है। अब जरा हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। तो रूल नंबर 3 के एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, उससे पहले मैं इसके रूल्स के बारे में ज़रा बात कर लूँ। तो देखिए आपने सुना होगा ईदर और नीदर। इधर मीन्स कोई एक, अनिदर मीन्स कोई भी एक, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तो ईदर और नीदर का जो यूज होता है वो हमेशा 2 लोगों में किया जाता है। ईदर और नीदर का जो यूज किया जाता है हमेशा 2 लोगों में किया जाता है। और देखिए जो सेंटेंस लिखा है ये देखिए जरा, लिखा है ईदर ऑफ दीज 3 फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 3 लोग हो गए ना, और यहाँ पर ईदर का यूज किया गया है, तो ये गलत है। हमेशा ईदर का यूज वहीं करेंगे जहाँ पर 2 लोग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ईदर के जगह पे हम कर लेंगे 1 का यूज। ठीक,
यानी कि अगर 3 लोग हैं और उसमें कोई बताना है कोई एक नॉटी है तो यहाँ पर हमको लिखना होगा 1। तो यहाँ पर ईदर का यूज़ नहीं करेंगे, क्या कर देंगे 1। हाँ, अगर ईदर का यूज़ करना है तो ईदर का यूज अगर होगा तो एक काम करिए, इसको लिख दीजिए आप, ईदर ऑफ दीज 2 फ्रेंड्स। अगर ये लिखा होता आपका, ध्यान दे रहे हैं इसको, ईदर ऑफ दीज 2 फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 2 फ्रेंड्स था तो ईदर आपका क्या था, सही था। तो हमने क्या सीखा कि ईदर का यूज 2 लोगों में करते हैं, तो ये सेंटेंस आपको सही है। और अगर आपको ऐसे कोई सेंटेंस लिखना है तो यहाँ पर ईदर का यूज ना करके किसका प्रयोग करेंगे, 1 का यूज कर लेंगे। आइए चलते हैं, इसको देखते हैं। नीदर ऑफ हिज 4 सन्स, देखिए यहाँ पर 4 सन्स हो गए तो ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, नन। तो नीदर घटा करके क्या करना पड़ेगा, नन ऑफ हिज 4 सन्स। तो हम ये कह सकते हैं ईदर का प्रयोग 2 लोग के लिए किया जाता है। तो आप अगर 2 लोग ज़्यादा हैं तो ईदर की जगह पे 1 कर दीजिए। और नीदर का प्रयोग भी 2 लोग के लिए किया जाता है, अगर 2 लोग ज़्यादा हैं तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, नन कर दीजिए। तो नन कर दिए। अगर इसको अगर हम ये लिखना चाहें तो लिख सकते थे नीदर ऑफ हिज 2 सन्स, तो ये सेंटेंस सही था। तो नीदर का यूज 2 लोगों के लिए तो हो सकता है पर 2 से ज़्यादा लोगों के लिए नहीं हो सकता है। तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए बाथरूम। तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं रूल नंबर 4 की। तो देखिए रूल नंबर 4 में मैंने आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिसकी हिंदी मीनिंग भी मैंने लिख दिया है। ये जो वर्ब्स हैं जैसे क्वाइट, अवेयर, रिकॉन्सिल, रिजाइन, अवेंज, एक्सर्ट, एम्यूज, अप्लाई, एडाप्ट, अब्सेंट, प्राइड, एंजॉयड, ये जितने भी वर्ब्स हैं ना, इनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ऐसे प्रोनाउन जिसमें सेल्फ और सेल्फ लगा के बना दिए जाते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, द ऑफिसर्स एक्वाइटेड देमसेल्व्स, तो देमसेल्व्स अगर ना लिखा हो यहाँ पर तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्वाइटेड एक ऐसा वर्ब है जिसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का होना जरूरी है। क्योंकि एक्वाइटेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। जरा एक सेंटेंस यहाँ पर भी मैंने नोट में लिखा है, जरा यहाँ देखिए कि दे एंजॉयड देमसेल्व्स इन द हॉलीडे। इस सेंटेंस में देखिए 2 सेंटेंस में लिखे हैं, दे एंजॉयड देमसेल्व्स द पार्टी। यहाँ पर जरा इस सेंटेंस में देखिए लिखा है कि दे माने उन्होंने, एंजॉयड में एंजॉय किया, देमसेल्व्स अपने आप को एंजॉय किया, इन द हॉलीडे, हॉलीडे के दौरान। तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो दे दिख रहा है पर ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा कहीं पर। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को लिखा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, देमसेल्व्स है, खुद ही है वो, ठीक है ना। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए दे मीन्स उन्होंने एंजॉय किया, पार्टी को एंजॉय किया, यहाँ पर पार्टी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देमसेल्व्स की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप इन जितने भी वर्ड्स लिखे हैं अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट दिया है, ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया है तब तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं है। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो फिर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर लिखना होगा, जैसे कि मैंने सब में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको दिया है। क्योंकि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट इसका नहीं दिया है जो सब्जेक्ट दिया है। इसमें सब्जेक्ट जो ऑफिसर है, जैसे इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि द ऑफिसर्स एक्वाइटेड देमसेल्व्स वेल ड्यूरिंग द क्राइसिस। क्राइसिस मीन्स परेशानियों के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स दौरान। तो परेशानियों के दौरान ऑफिसर्स ने प्रशंसाजनक व्यवहार किया, देमसेल्व्स यानी अपने आप में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देमसेल्व्स का यूज़ किया। आपको मैं बता दूं कि जितने भी सेंटेंस में ये जो वर्ब आएंगे ना, ये जो वर्ब जितने भी सेंटेंस में आएंगे ज़्यादातर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा, एंजॉयड को छोड़ करके। सब में क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, तो इसलिए हमको क्या लगाना पड़ता है, किसी न किसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करना होता है। जैसे कि शी हैज़ रिकॉन्सिल्ड हर सेल्फ, आई प्राइड माई सेल्फ, यू शुड अवेल योर सेल्फ। तो देखिए अवेल के बाद योर सेल्फ आएगा, क्योंकि यू इसका क्या है, सब्जेक्ट है, और यू का जो रिफ्लेक्सिव होगा वो क्या होता है, योर सेल्फ होता है। तो इस बात को आप जरा ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्ब्स आए होंगे जब भी सेंटेंस आप करने जाएंगे एग्जाम में, और ये सेंटेंस में अगर वर्ब आपको दिख गए, ये वर्ब अगर दिख गए, तो आप समझ लीजिएगा कि इसके बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा, तभी ये सेंटेंस आया है और ये वर्ब आया है, ठीक है ना। चलिए रूल नंबर 4 अगर समझ में आया है तो रूल नंबर 5 की बात कर लें। रूल नंबर 5 कह रहा है कि कीप हो या स्टॉप हो या टर्न हो या फिर क्वालिटी हो या फिर बाथ मीन्स नहाना, मूव हो या फिर रेस्ट हो,
इनके बाद रिफ्लेक्सिव का प्रयोग नहीं किया जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आपको देखने में अच्छा लगेगा, जैसे ये सेंटेंस लिखा है कि यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड हैबिट। आपको रखना चाहिए कीप, दूर रखना चाहिए, कीप अवे मीन्स दूर रखना चाहिए, योर सेल्फ अपने आप को। तो देखिए मैं बता दूं कि कीप हो या स्टॉप हो या टर्न हो या क्वालिटी हो या बात हो या मूव हो, रेस्ट हो, इनके बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करना। जैसे ही बाथड हिमसेल्फ, क्या है, कोई मतलब नहीं है हिमसेल्फ योरसेल्फ का यहाँ पर। तो आपको ये दोनों सेंटेंस और ये रूल आपको याद रखना है। ये सेंटेंस बहुत एग्जाम में आए हैं स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आज के इस पार्ट में हमने आपको रूल 1, 2, 3 और 5 बताए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पांचों रूल अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स, फाइनली आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।